नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ सेट परीक्षा के बारे में। दोस्तों, ये हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है। 2019 का यह प्रश्न पत्र है। इसे आज हम सॉल्व करेंगे स्पष्टीकरण के साथ। दोस्तों, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर हम 29 प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो स्पष्टीकरण के साथ देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अब तक, तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। दोस्तों, 30 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है, सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी अवरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, स्थायी भाव। दोस्तों, भरत मुनि ने रस सिद्धांत दिया था। उस रस सिद्धांत में दोस्तों रस के 4 अवयव माने गए हैं, जिसमें से यहाँ पर दिए गए हैं। पहला जो है स्थायी भाव, फिर विभाव, उसके बाद अनुभाव और संचारी भाव। दोस्तों, भरत मुनि ने रस सूत्र दिया था। उस रस सूत्र में दोस्तों कहा था कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस का सूत्र दोस्तों कुछ इस प्रकार है: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति। तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति, तो यह रस सूत्र है। इसके अनुसार दोस्तों जो है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा भरत मुनि कहते हैं। तो दोस्तों, भरत मुनि ने 4 अंग माने, यानी कि रस के 4 अवयव अर्थात रस के 4 अंग हैं। पहला है स्थायी भाव। दोस्तों, जो स्थायी भाव है वह सहृदय। सहृदय से दोस्तों तात्पर्य है पाठक या पढ़ने वाला या काव्य का अनुभव करने वाला, काव्य का आस्वाद लेने वाला, जिसे सामान्यतः हम कह सकते हैं पाठक या दर्शक। तो पाठक या दर्शक के लिए सहृदय या सामाजिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, स्थायी भाव, यह जो स्थायी भाव है दोस्तों, यह सहृदय के हृदय में सदा हमेशा विद्यमान रहता है। इस भाव को दोस्तों कोई भी भाव क्या है दबा नहीं सकता, अवरुद्ध नहीं कर सकता। उसी को कहा जाता है स्थायी भाव। यह व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होता है, यानी कि हर एक व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जो है वो जन्म से ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है स्थायी भाव। दोस्तों, विभाव यानी कि जिसके कारण भाव जागते हैं उसे कहा जाता है विभाव। जैसे कि नायक को नायिका के देखने पर उसके मन में प्रेम जागा, तो यह प्रेम किसके कारण जागा? तो नायिका के कारण जागा। तो नायिका क्या हुई दोस्तों? नायिका हुई विभाव यानी कि कारण। जैसे कि भय की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अगर किसी व्यक्ति के सामने अचानक शेर आ जाए, तो शेर को देखने के बाद उसके मन में क्या है? भय का भाव जागेगा। तो यह भय का भाव किसके कारण जागेगा? तो शेर के कारण। तो शेर क्या होगा दोस्तों? शेर होगा विभाव। दोस्तों, विभाव में 2 तत्व हैं, 2 भेद हैं इसके, एक आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन दोस्तों कहते हैं कारण को। जैसे कि शेर के आने से क्या है? व्यक्ति के मन में जो है वह भय जागा। तो भय जागने का कारण क्या है? शेर है। तो शेर क्या हुआ? आलंबन हो गया। और उद्दीपन कहते हैं दोस्तों उस भाव को और उद्दीप्त करने वाला है, यानी कि उसे और भी बढ़ाने वाला। जैसे कि शेर का दहाड़ना, जंगल का एकांत वातावरण, ये क्या करेगा? उस भय को और भी बढ़ाने का काम करेगा। उसी को कहा जाता है उद्दीपन। वही दोस्तों अनुभाव। अनुभाव यानी कि दोस्तों साहित्यिक शब्दों में कहूँ तो
आश्रय के भाव को जगाने वाला कहा जाता है अनुभाव। यानी कि जिसके हृदय में भाव जागता है उसे कहा जाता है अनुभाव। यानी कि जिस व्यक्ति के मन में करुणा, प्रेम या भय जागेगा वह व्यक्ति क्या होगा, वह होगा अनुभाव। तो उसकी जो शारीरिक या मानसिक जो चेष्टाएं हैं वह सभी अनुभाव के अंतर्गत आएगी। जैसे कि शेर को देखकर कांपना, पसीने छूटना, चिल्लाना, ये क्या है, यह अनुभव की चेष्टाएं हैं। तो वह सभी उस व्यक्ति की जो शारीरिक या मानसिक जो चेष्टाएं हैं वो सभी अनुभाव के अंतर्गत आती है। और दोस्तों व्यभिचारी, व्यभिचारी को कहा जाता है संचारी भाव। इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या काव्यशास्त्र में 33 मानी जाती है। जैसे कि व्यभिचारी दोस्तों एक भाव होता है जो कि क्षण भर के लिए आता है और थोड़े समय में ही ये लुप्त हो जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के सामने शेर आ जाएगा तो उसके मन में क्या है, उसके मन में तुरंत एक चिंता की भावना आ जाएगी कि अब शेर मुझे खा सकता है, खा जाएगा। तो ये जो चिंता की भावना है वो थोड़े समय के लिए आती है। तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, साहित्य की भाषा में व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। तो दोस्तों ये जो चारों अंग है, इन चारों अंगों को मिलाकर क्या है, रस की निष्पत्ति होती है। रस कहा जाता है काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे कहा जाता है रस। यानी कि काव्यानुभूति ही क्या कहलाती है, साहित्यिक शब्दों में उसे रस कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, सहृदय के अंतकरण में। अंतकरण से तात्पर्य है दोस्तों कि सहृदय यानी कि पढ़ने वाला, दर्शक, पाठक। तो पाठक के अंतकरण यानी कि उसके हृदय में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं। मनोविकार से तात्पर्य दोस्तों जो भाव, जो फीलिंग, जो हमेशा उसके मन में, हृदय में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें कोई भी अवरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्थायी भाव कहते हैं। क्योंकि ये जो भाव है, जो फीलिंग है, यह व्यक्ति के मन में हमेशा विद्यमान रहता है, इसे कोई भी भाव जो है वो दबा नहीं सकता। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, दलित रचनाकारों का उद्देश्य जाति पाति को तोड़कर समरस समाज की रचना करना है जिसमें प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य समझा जाए। यह कथन किसका है दोस्तों, यह जो कथन है वह ऑप्शन सी महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा गया एक ग्रंथ है जिसका नाम है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने की थी। और यह पुस्तक कब लिखी गई थी दोस्तों, तो यह पुस्तक लिखी गई थी 1909 में। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है हिंद स्वराज। यह 1909 में लिखा गया है। दोस्तों दलित लेखक की बात आई है तो हम जयप्रकाश करदम की बात कर लेते हैं। जयप्रकाश करदम के द्वारा दोस्तों एक उपन्यास लिखा गया था जिसका नाम था छप्पर। तो यह छप्पर उपन्यास लिखा गया था दोस्तों। और यह उपन्यास दोस्तों कब लिखा गया था, तो 1994 में लिखा गया था, 1994 में। और दोस्तों इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है। यानी कि अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम दलित लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है, तो वह उपन्यास है छप्पर उपन्यास। इसे हिंदी भाषा का प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है। और अगर आपको पूछा जाए कि हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है, दलित उपन्यासकार, तो हिंदी भाषा में जो प्रथम दलित उपन्यासकार हैं वो जयप्रकाश करदम है। और इनके उपन्यास जो छप्पर है यह कब लिखा गया था, तो 1994 में लिखा गया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरोही क्रम में प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमानुसार
निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। दोस्तों यह आपको आरोही क्रम में आपको, यानी कि आरोही का अर्थ होता है दोस्तों कि पहला प्रकाशन फिर दूसरा तीसरा, और अगर आपको अवरोही आए तो आपको उल्टा आना है, जैसे कि 3 2 1। तो यह आपको आरोही क्रम में लगाना है इसका क्रम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि ए बी सी। तो इसी क्रम में दिया गया है। पहला जो दोस्तों है एक कहानी यह भी, फिर मुर्दहिया, फिर आप हुदरी। यहाँ पर अप लिखा गया है परंतु यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये आप हुदरी है। तो दोस्तों यह तीनों जो है यह महिला लेखिका के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। एक कहानी यह भी, यह 2007 में लिखा गया था। 2007 में मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया यह आत्मकथा है। तो यह आपको याद रखना है कि एक कहानी यह भी, यह एक महिला के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। इसकी लेखिका मन्नू भंडारी है और इस आत्मकथा का समय है 1907। फिर मुर्दहिया, यह तुलसी राम के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है और इसका जो समय है दोस्तों वह है 2010। तो तुलसी राम ने 2 आत्मकथा लिखे हैं, यानी कि 2 भागों में अपने जीवन की आत्मकथा लिखी है। पहला जो भाग है उसका नाम है मुर्दहिया, जो कि 2010 में लिखा गया है, और इसका जो दूसरा भाग था दोस्तों उसका नाम था मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका जो था यह इसका दूसरा भाग है। तो मणिकर्णिका लिखा गया था दोस्तों 2013 में। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि तुलसी राम ने अपने आत्मकथा को कितने भागों में लिखा है, तो 2 भागों में। पहला भाग जो है यह 2010 में लिखा गया है मुर्दहिया, दूसरा लिखा गया है मणिकर्णिका, यह 2013 में लिखा गया है। दोस्तों आप हुदरी, यह रमनिका गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। तो यह ध्यान में रखना है कि रमनिका गुप्ता के द्वारा यह आत्मकथा लिखा गया है। और कब लिखा गया है, तो 2015 में। तो आप हुदरी जो है यह 2015 में लिखा गया था रमनिका गुप्ता के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सबसे प्रथम चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, सरहपा। दोस्तों सरहपा जो है यह एक सिद्ध कवि है। तो सिद्ध संत, सिद्ध कवि हैं, और सिद्ध साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो उसमें दोस्तों सिद्धों की जो संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 84 मानी गई है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि सिद्ध की संख्या कितनी है, तो सिद्ध कवियों की जो संख्या है वो 84 है। और अगर आपको पूछा जाए कि नाथों की संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या दोस्तों 9 है। 9 नाथ माने गए हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है कि सिद्ध साहित्य क्या है, नाथ साहित्य क्या है, तो आप उसे जाकर देख सकते हो हमारे चैनल पर। दोस्तों सरहपा जो है इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आपको उसका जवाब देना है सरहपा। वैसे तो दोस्तों हिंदी के जो प्रथम कवि है इसको लेकर विद्वानों में मतभेद दिखाई देता है। कुछ विद्वान चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, कुछ विद्वान विद्यापति को, कुछ विद्वान साली भद्रसूरी को। ऐसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। परंतु दोस्तों अधिकांश तो जो विद्वान है या सर्वमान्य जो मत है उसके अनुसार दोस्तों सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और अगर आपको किसी एक विद्वान का नाम याद रखना है तो वह है दोस्तों राहुल सांस्कृत्यायन।
तो राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और अगर आपको दोस्तों पूछा जाए कि सिद्ध की संख्या कितनी है, तो वह है 84। और सरहपा ने दोस्तों एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था दोहा कोश। तो सरहपा ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था दोहा कोश। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि दोहा जो है यह एक मात्रिक छंद है। छंद के दो प्रकार माने गए हैं, एक मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। तो जिसमें मात्राएं गिने जाते हैं उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है, और जिसमें वर्ण गिने जाते हैं उन्हें वर्णिक छंद कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो दोहा और चौपाई है ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। और दोस्तों दोहा जो है इसमें 24 मात्राएं होती हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सके। तो दोहा जो है वो इसमें 24 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण में दोस्तों 13-13 मात्राएं होती है। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम और तीसरा जो चरण है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे जो चरण है इसमें दोस्तों 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है। वही दोस्तों अगर हम दोहा के विपरीत बात की जाए तो सोरठा आता है। सोरठा जो छंद है दोस्तों यह दोहा के एकदम विपरीत होता है। जैसे दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि दोहा के विपरीत कौन सा छंद होता है, तो उसका अर्थ होगा सोरठा। चौपाई की बात करें दोस्तों तो इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वह आपको केवल ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, आपको पूरा एक वाक्य दे दिए जाते हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि दोहा के माफ कीजिए चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और दोहा में 24 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। और दोहा कैसा छंद है, तो दोहा मात्रिक छंद है। दोस्तों ये जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं ये सभी सिद्ध कवियों का नाम दिया गया है। तो सरहपा जो है इनके ग्रंथ का नाम भी हम देख लेते हैं, हो सकता है कि इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा जा सके। तो इनके ग्रंथ का नाम है चर्यापद। तो जैसे हमने देखा कि सरहपा ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था दोहा कोश, और सबरपा जो कि इन्हीं के शिष्य थे इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है चर्यापद। तो आगे का प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, आगरा बाजार नाटक में किस शैली को महत्व दिया गया है? दोस्तों आगरा बाजार में किस शैली को महत्व दिया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोक शैली। दोस्तों हबीब तनवीर के द्वारा यह नाटक लिखा गया है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि आगरा बाजार के लेखक कौन है, तो हबीब तनवीर। ये हबीब है, हबीब तनवीर। दोस्तों क्योंकि हबीब तनवीर जो है इनका संबंध भी छत्तीसगढ़ से है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट का
एग्जाम है तो हो सकता है कि इनके जन्म को लेकर भी प्रश्न आ जाए। तो आपको ध्यान में रखना है कि इनका जो जन्म है दोस्तों वह 1923 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था तो दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है, तो यहाँ पर रायपुर में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों आगरा बाजार जो है यह 1954 में लिखा गया है। आपको कहीं कहीं पर इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1955 भी मिल सकता है, परंतु ये ध्यान में रखना है कि इनका समय जो है वो पुस्तकों में जो है वो 1954 मिला है, परंतु इंटरनेट पर आपको इसका जो समय है वो 1955 मिलेगा। दोस्तों हबीब तनवीर की कुछ अन्य नाटक है वह भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में उसके ऊपर भी प्रश्न पूछा जा सके, क्योंकि हबीब तनवीर का जो संबंध है वह छत्तीसगढ़ से है। तो छत्तीसगढ़ सेट में संभावना पूरी है कि इनके अन्य नाटकों पर हो सकता है कि प्रश्न पूछा जा सके। तो दोस्तों यह आपको ध्यान में रखना है कि हबीब तनवीर का एक नाटक तो आगरा बाजार है, इसके अलावा शतरंज की मोहरे, शतरंज की मोहरे भी इन्हीं का नाटक है। मिट्टी की गाड़ी यह भी इन्हीं का नाटक है। चरणदास चोर और एक और नाटक है जिसका नाम है पोंगा पंडित, तो यह सभी इन्हीं के नाटक है। आगरा बाजार, शतरंज के मोहरे, मिट्टी की गाड़ी, चरणदास चोर, पोंगा पंडित, ये सभी हबीब तनवीर के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह हम देख लेते हैं। मार्क्सवादी साहित्य आलोचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ मार्क्सवादी आलोचक दिए गए हैं, आपको उनके ग्रंथ दिए गए हैं और यहाँ पर आलोचक दिए गए हैं, आपको आपस में मिलान करना है। तो पहला जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र दोस्तों यह मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। तो मुक्ति बोध का जो ग्रंथ है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, और दोस्तों यह कब लिखा गया है तो यह लिखा गया है 1971 में। यह 1971 में लिखा गया है। दोस्तों दूसरी जो रचना है समकालीन मार्क्सवाद। समकालीन मार्क्सवाद दोस्तों यह लिखा गया है विशंभरनाथ उपाध्याय के द्वारा। तो समकालीन मार्क्सवाद दोस्तों यह विशंभरनाथ उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, और इसका जो समय है दोस्तों वह है 1987। तो 1987 में यह लिखा गया था। तीसरी जो रचना है दोस्तों मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास और सिद्धांत। तो इसके जो लेखक है दोस्तों वह है शिव कुमार मिश्र। तो मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत के लेखक है शिव प्रसाद मिश्र, और इस ग्रंथ का जो प्रकाशन वर्ष दोस्तों वह है 1973। तो मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत जो है कब लिखा गया था 1973 में लिखा गया था, और इसका जो इसके लेखक है शिव प्रसाद मिश्र। अंतिम रचना है दोस्तों हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। तो इसके लेखक है दोस्तों प्रकाश चंद्र गुप्त। तो प्रकाश चंद्र गुप्त के द्वारा हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा लिखी गई है, और इसका जो समय दोस्तों यह है 1953। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है हम देख लेते हैं। ठकुरी बाबा का वर्णन किस रचना में है। दोस्तों महादेवी का जो एक रचना है जिसका नाम है ठकुरी बाबा। तो पूछा गया कि ठकुरी बाबा जो है दोस्तों इसका जो वर्णन है वह किसमें है, तो यह ऑप्शन ए स्मृति की रेखाएं में है। दोस्तों ठकुरी बाबा जो है यह
स्मृति की रेखाएं में संकलित हैं। यह रचना जो है दोस्तों महादेवी वर्मा के द्वारा 1943 में लिखा गया था। और यह किस विधा के अंतर्गत आता है? तो स्मृति की रेखा दोस्तों यह रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि स्मृति की रेखा यह किस विधा की रचना है, तो वह रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र यह भी रेखा चित्र है और यह भी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है और इसका समय दोस्तों 1941 है। तो 1941 में यह लिखा गया है। पथ के साथी दोस्तों यह संस्मरण है। यह भी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है 1956 में। तो 1956 में यह रचना लिखी गई है। और अगर आपको इसके ऊपर प्रश्न आ जाए कि महादेवी वर्मा की पथ के साथी यह किस विधा में लिखा गया है, तो उसका उत्तर होगा दोस्तों संस्मरण। तो यह क्या है? यह एक संस्मरण की रचना है। तो यह ध्यान में रखना है दोस्तों, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, तो यह दोनों ही रेखा चित्र हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों चित्र और रेखा, इससे आपको याद रखना है कि जहां पर रेखा और चित्र आए तो समझ जाएंगे कि यह रेखा चित्र है, और जहां पथ के साथी आए तो पथ के साथी इनका संस्मरण है। और छनदा यह जो रचना है दोस्तों यह भी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। ये कब लिखी गई है? तो यह भी 1956 में लिखी गई है और यह इनका ललित निबंध संग्रह है। तो महादेवी वर्मा का जो ललित निबंध संग्रह है उसका छनदा यह कब लिखा गया था? 1956 में। दोस्तों महादेवी वर्मा की एक और प्रसिद्ध रचना है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। उसका नाम है दोस्तों श्रृंखला की कड़ियां। तो श्रृंखला की कड़ियां, तो श्रृंखला की कड़ियां जो है दोस्तों यह महादेवी वर्मा के द्वारा कब लिखा गया था? तो इसका समय दोस्तों है 1942। तो यह भी इनके निबंध का संग्रह है। तो अगर दोस्तों आपको पूछा जाए कि श्रृंखला की कड़ियां किस विधा में लिखी गई हैं और आपको ऑप्शन दे दिया जाए संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध और कहानी संग्रह, तो यह आपको याद रखना है कि श्रृंखला की कड़ियां यह दोस्तों यह एक निबंध संग्रह है। छनदा यह भी क्या है? निबंध संग्रह है। पथ के साथी यह संस्मरण है और स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र यह रेखा चित्र है। इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद की किस कहानी संग्रह में दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी सर्वप्रथम छपी थी? दोस्तों मुंशी प्रेमचंद ने दुनिया का सबसे अनमोल रतन यह जो कहानी है यह इनकी ऑप्शन सी सोजे वतन में छपी थी। दोस्तों यह इन्होंने नवाब राय नाम से लिखा था। नवाब राय, तो आप लोग जानते होंगे कि मुंशी प्रेमचंद का एक नाम था नवाब राय। पहले ये नवाब राय नाम से कविताएं, माफ कीजिए, कहानियां लिखा करते थे। तो इन्होंने नवाब राय नाम से सोचे वतन कहानी संग्रह लिखा था। इसके अंदर दोस्तों 5 कहानी संग्रह थी, यानी कि इसके अंदर 5 कहानियां थी, परंतु अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार ने इन कहानियों को जब्त कर लिया था। उनका ऐसा मानना था कि इसके अंदर क्या है, इन्होंने देशद्रोह की बातें की है, यानी कि भारतीयों को अपने देश के प्रति जागरूक किया है और अंग्रेजों से लड़ने के लिए प्रेरित किया है। तो इसी कारण दोस्तों अंग्रेजों ने इनके सोजे वतन कहानियों के सभी प्रतियों को, सभी पुस्तकों को जब्त कर लिया था, उसे जला दिया था। और यह दोस्तों सोचे वतन कहानी जो है, कहानी संग्रह में ही एक कहानी थी जिसका नाम था दुनिया का सबसे अनमोल रतन। और यह किस नाम से लिखा था? तो नवाब राय नाम से लिखा था।
और दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की जो अन्य कुछ कहानी संग्रह है यहाँ पर दिए गए, सप्त सरोज, नवनिधि और लाल फीता। तो सप्त सरोज का दोस्तों जो समय है वह कब लिखा गया था, तो इसके ऊपर भी आपको प्रश्न आ सकता है। तो यह 1917 में लिखा गया है। सप्त सरोज 1917 और नवनिधि भी 1917 में लिखा गया है। दोस्तों प्रेमचंद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको भी हम देख लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप उन प्रश्नों का जवाब दे सको। दोस्तों अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह, तो इन्होंने नवाब राय नाम से उर्दू भाषा में लिखा गया इनका सोजे वतन, ये पहला कहानी संग्रह है, परंतु यह उर्दू भाषा में लिखा गया था। और यह कब लिखा गया था दोस्तों, तो यह 1908 में लिखा गया था। और दोस्तों प्रेमचंद का जो पहला कहानी है यह उर्दू भाषा में ही लिखा गया था, और यह इसका नाम था दोस्तों इसके इसका नाम था दोस्तों इसके दुनिया व हुब्ने वतन। तो मैं माउस से लिख रहा हूं तो राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है, परंतु आप समझिए कि इसके दुनिया व हुब्बे वतन। तो इसके दुनिया व हुब्बे वतन, यह दोस्तों जमाना में प्रकाशित हुआ था। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो जमाना पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था। और सोचे वतन दोस्तों यह भी जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। और यह दोस्तों इसके दुनिया व हुब्बे वतन यह भी जमाना में 1908 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों ये जो कहानियां हैं यह उर्दू भाषा में लिखा गया था, परंतु दोस्तों मुंशी प्रेमचंद ने पहले जो कि नवाब राय नाम से लिखते थे, फिर इन्होंने अपना नाम बदलकर मुंशी प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। दोस्तों इन्होंने हिंदी भाषा में जो अपनी पहली कहानी लिखी है इसको लेकर विद्वानों में मतभेद दिखाई देते हैं। कुछ लोग दोस्तों पंच परमेश्वर को इनकी पहली कहानी मानते हैं जो कि 1916 में लिखी गई थी। तो कुछ लोग पंच परमेश्वर को इनकी पहली कहानी मानते हैं, मुंशी प्रेमचंद के नाम से इन्होंने लिखी थी। और कुछ लोग दोस्तों सौत कहानी को इनकी पहली कहानी मानते हैं। और यह कब लिखी गई थी दोस्तों, तो यह लिखी गई थी 1915 में। तो दोस्तों जो सौत कहानी है यह हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी गई इनकी पहली कहानी है, और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी भाषा और देवनागरी में इनकी लिखी गई पहली कहानी कौन सी है, तो उसका नाम होगा सौत कहानी, और यह 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद ने जो प्रेमचंद नाम से इनकी प्रथम कहानी, तो प्रेमचंद नाम से इनकी प्रथम कहानी है बड़े घर की बेटी, जो कि दिसंबर 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो यह आपको ध्यान में रखना है। इनसे संबंध रखने वाले कुछ तथ्य हैं। तो इनकी प्रथम कहानी जो है इसको लेकर अलग अलग विद्वानों में मतभेद है दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुछ विद्वान पंच परमेश्वर को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं जो कि 1916 में लिखी गई थी। कुछ विद्वान दोस्तों सौत कहानी जो कि 1915 में लिखी गई थी इसे प्रथम कहानी मानते हैं। और प्रेमचंद नाम से प्रथम कहानी इन्होंने लिखी थी बड़े घर की बेटी, यह 1910 में लिखी गई थी जमाना पत्रिका में।
और दोस्तों जमाना पत्रिका में यह ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है कि उसमें ये उर्दू भाषा में कहानियां लिखा करते थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, सतसैया के दोहरे जेव नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, किसके संदर्भ में कही गई है? दोस्तों यह जो पंक्ति है वह बिहारी के संदर्भ में कही गई है, तो इसका ऑप्शन ए जो है यह सही उत्तर है। दोस्तों बिहारी जो है वह रीति काल के कवि हैं और इन्हें रीति सिद्ध कवि माना जाता है। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि बिहारी किस तरह के कवि हैं, तो उसका उत्तर होगा ये रीति सिद्ध कवि हैं। दोस्तों बिहारी का जो जन्म है वह 1595 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको कालक्रम से कवियों का जन्म लगाना हो, इसके आधार पर कोई प्रश्न आ जाए, तो बिहारी का जन्म रीति काल में 1595 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो गोविंदपुर ग्वालियर में। और दोस्तों बिहारी ने एक ही पुस्तक लिखी है, तो बिहारी की प्रसिद्धि का जो आधार है उसका है बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई दोस्तों, इसमें दोस्तों 713 दोहे हैं। तो कहा जाता है दोस्तों बिहारी ने 719 दोहे लिखे हैं, परंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो बिहारी भाष्य लिखा है तो उसमें बिहारी के 713 दोहे ही माना है। और आपके जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है यूजीसी नेट और महाराष्ट्र सेट, उसमें भी दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर के ही दोहे आपको रखे गए हैं। तो आपको याद रखना है कि उनकी पुस्तक जो कि 1921 में लिखी गई थी, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो बिहारी रत्नाकर नाम से जो पुस्तक लिखी है उसमें 713 दोहे हैं और यह पुस्तक इन्होंने 1921 में लिखी है। और बिहारी सतसई दोस्तों यह बिहारी के द्वारा एकमात्र लिखी गई पुस्तक है, बिहारी सतसई। दोस्तों बिहारी जो हैं इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। तो नरहरिदास, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि बिहारी दास के गुरु का नाम क्या है, तो नरहरिदास। दोस्तों बिहारी जो थे वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इसके ऊपर भी दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बिहारी जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे और इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। दोस्तों अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि बिहारी के आश्रयदाता कौन है, तो उसका उत्तर होगा दोस्तों जय सिंह। तो यह जय सिंह के दरबार के एक कवि थे। दोस्तों बिहारी के संदर्भ में कहा जाता है कि बिहारी जब जय सिंह के राज्य में गए थे, तो जय सिंह जो थे वो अपनी नई पत्नी के प्रेम में इतने डूब गए थे कि वह राजकाज करना भूल गए थे। तो बिहारी ने दोस्तों उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा और उस दोहा का इतना असर हुआ कि वह उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वह राजकाज और दरबार में आने लगे। और दोस्तों उन्होंने बिहारी को अपना राजकवि घोषित किया और बिहारी को प्रत्येक दोहे के बदले में एक स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया। वो दोहा दोस्तों इस प्रकार था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधियो, आगे कौन हवाल। तो अगर आपको यह दोहा पूछा जाए कि यह दोहा बिहारी ने किसे लिखकर भेजा था, तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधियो, आगे कौन हवाल। यह दोहा इन्होंने जय सिंह को लिखकर भेजा था और इसका असर यह हुआ कि जय सिंह जो कि अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में इतने डूब गए थे कि वह दरबार में आना और राजकाज करना भूल गए थे। तो इस दोहे से उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वह एक प्रकार से बिहारी को उन्होंने वचन दिया कि वो जितने भी दोहे लिखेंगे
तो प्रत्येक दोहे के बदले उन्हें स्वर्ण मुद्राएं दिए जाएंगे। तो दोस्तों बिहारी सतसई ने जो बिहारी सतसई लिखी है, इसकी भाषा अगर पूछा जाए तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। और ब्रज की कौन सा रूप था दोस्तों? परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा, यानी कि इन्होंने साहित्यिक ब्रज भाषा में अपनी रचना लिखी है। इन्होंने किसी ग्रामीण ब्रज भाषा या ठेठ ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया है। परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग अपने साहित्य में इन्होंने किया है। दोस्तों यह बिहारी से संदर्भ रखने वाला कुछ तथ्य है। तो सतसैया के दोहरे जेव नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यह बिहारी के संदर्भ में कहा गया है। बिहारी का जन्म दोस्तों गोविंदपुर ग्वालियर में 1995 में हुआ था। बिहारी ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था बिहारी सतसई। इसमें दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जिस पुस्तक का संपादन किया है उसमें 713 दोहे हैं और कहीं कहीं पर 719 दोहे भी आपको मिलेगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो बिहारी रत्नाकर पुस्तक लिखी है, जो कि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, वह कब लिखी गई थी? तो 1921 में लिखी गई थी। बिहारी किस प्रकार के कवि हैं? तो रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी के गुरु का नाम क्या है? नरहरिदास। बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो निम्बार्क संप्रदाय में। इनके आश्रयदाता का नाम था जय सिंह। तो यह बिहारी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपको याद रखना है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित प्रथम उपन्यास है। दोस्तों श्रीलाल शुक्ल, इनका राग दरबारी जो कि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, यह राग दरबारी 1968 में लिखा गया था और इसमें दोस्तों शिवपालगंज गांव का वर्णन हुआ है। तो इसके ऊपर दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है। कभी कभी आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि शिवपालगंज गांव का वर्णन किस उपन्यास में हुआ है? तो उसका उत्तर होगा दोस्तों राग दरबारी। राग दरबारी कब लिखा गया था? तो 1968 में लिखा गया था। परंतु दोस्तों इनके द्वारा जो प्रथम रचना लिखा गया था यह राग दरबारी नहीं लिखा गया था। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो सुनी घाटी का सूरज, सुनी घाटी का सूरज यह श्रीलाल शुक्ल का प्रथम उपन्यास है। और यह कब लिखा गया था दोस्तों? यह लिखा गया था 1957 में। तो 1957 में यह रचना लिखी गई थी। सुनी घाटी का सूरज। विश्रामपुर का संत, यह 1998 में लिखा गया है। सीमाएं टूटती है, यह दोस्तों यह 1973 में लिखा गया है। ये चारों दोस्तों उपन्यास जो है यह श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। परंतु पहला जो उपन्यास है सुनी घाटी का सूरज है जो कि 1957 में लिखा गया है। राग दरबारी में दोस्तों शिवपालगंज के गांव का वर्णन हुआ है। दोस्तों इनका श्रीलाल शुक्ल का जो अन्य उपन्यास है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक है अज्ञातवास। तो अज्ञातवास क्या है? इन्हीं का एक उपन्यास है और यह दोस्तों यह 1962 में लिखा गया था। तो अज्ञातवास 1962 में लिखा गया था। फिर इनका एक और उपन्यास है जिसका नाम है मकान। मकान कब लिखा गया दोस्तों? 1976 में। पहला पड़ाव, पहला पड़ाव, पहला पड़ाव भी इन्हीं का उपन्यास जो कि 1976 में लिखा गया था। तो दोस्तों यह आपको ध्यान में रखना है कि राग दरबारी, सुनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती है, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव, अज्ञातवास और मकान, ये सभी श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। परंतु इनका पहला उपन्यास सुनी घाटी का सूरज है 1957 में लिखा गया था। दोस्तों श्रीलाल शुक्ल जो है इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है।
तो यह आपको ध्यान में रखना है कि श्रीराज शुक्ल को क्या है, भारतीय ज्ञान पुरस्कार कब दिया गया था, तो 2011 में। तो श्रीराज शुक्ल को उनके समग्र साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2011 में दिया गया था। और इनके साथ ही दोस्तों अमरकांत और श्रीराज शुक्ल को संयुक्त रूप में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रीराज शुक्ल को कब दिया गया था, तो 2011 में। और 2011 में अमरकांत को भी इनके संपूर्ण साहित्य के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह हम देख लेते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की लेखिका हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष को दोस्तों बंग महिला नाम से जाना जाता है। तो राजेंद्र बाला घोष ने चंद्रदेव से मेरी बातें यह कहानी दोस्तों कब लिखी थी, तो 1904 में यह कहानी लिखी थी। और दोस्तों इनकी एक और कहानी है जो कि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, दुलाई वाली। तो दुलाई वाली यह भी राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के द्वारा लिखी गई है। और यह कब लिखी गई थी, तो यह लिखी गई थी दोस्तों 1907 में। तो 1907 में यह कहानी लिखी गई थी दुलाई वाली। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बंग महिला की बात की जाए, राजेंद्र बाला घोष की कहानी है कुंभ में छोटी बहू। तो कुंभ में छोटी बहू यह 1906 में लिखा गया था। दालिया, तो दालिया यह भी इनकी कहानी है, यह भी 1906 में लिखा गया था। तो चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली और कुंभ में छोटी बहू, यह चारों कहानी राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों एक विद्वान है जिनका नाम है भवदेव पांडे। तो भवदेव पांडे ने दोस्तों राजेंद्र बाला घोष के द्वारा जो लिखी गई कहानी है जिसका नाम है चंद्रदेव से मेरी बातें, इसको दोस्तों हिंदी भाषा की प्रथम राजनीतिक कहानी माना है। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा की प्रथम राजनीतिक कहानी कौन सी है, तो चंद्रदेव से मेरी बातें। और यह किसने कहा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें यह हिंदी भाषा की प्रथम राजनीतिक कहानी है, तो यह भवदेव पांडे ने कहा है। दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके दो कहानी संग्रह प्राप्त होते हैं, बिखरे मोती और उन्मादिनी। बिखरे मोती 1932 में लिखा गया है और उन्मादिनी 1934 में लिखा गया है। कृष्णा सोबती की बात करें दोस्तों तो इनके जो कहानी संग्रह है उनका नाम है बादलों के घेरे। तो बादलों के घेरे यह इन कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है जो कि कब लिखा गया था, तो 1980 में लिखा गया था। बादलों के घेरे 1980 में लिखा गया था, कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है। मन्नू भंडारी की दोस्तों बात की जाए तो मन्नू भंडारी के कई कहानी संग्रह प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला है मैं हार गई। मैं हार गई 1957 में लिखा गया था, 1957 में। यही सच है दोस्तों 1966 में लिखा गया था, 1966 में। एक प्लेट सैलाब 1968 में, 1968 में लिखा गया है एक प्लेट सैलाब। तीन निगाहों की एक तस्वीर, यह 1968 में लिखा गया है। तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 में लिखा गया है। त्रिशंकु 1978 1978 में लिखा गया। ये सभी कहानी संग्रह मन्नू भंडारी का है। तो
दोस्तों आज हम यहीं रुकेंगे। अगले वीडियो में दोस्तों हम आगे के जो प्रश्न हैं प्रश्न क्रमांक 41 से आरंभ करेंगे। तो अभी हमने दोस्तों 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें हम 40 प्रश्न देख चुके हैं स्पष्टीकरण के साथ। इन दोनों वीडियो की लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप इन 40 प्रश्नों के स्पष्टीकरण के साथ वीडियो देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।